नमस्कार। इस डिजिटल बुलेटिन में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ मैं आपके सामने दिन भर की खबरों का ये पूरा बुलेटिन लेकर आता हूं। इसे आप कह सकते हैं कि खबरों का ये एक मुकम्मल दस्तावेज़ है। यानी आज दिन भर में कौन सी बड़ी खबरें रहीं उसके बारे में हम आपको विस्तार से पूरी पड़ताल दिखाते हैं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। और आज की जो तारीख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी से जुड़ी सबसे पहली आज हमारी खबर होगी। आज 26 मई है। आपको पता है कि या ना पता हो तो मैं याद दिला दूं कि आज से लगभग 8 साल पहले 26 मई ही वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। तो 8 साल जो उनके गुजरे हैं, ऐसे में हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं कि जो उनके ये 8 साल रहे उसमें उन्होंने क्या बड़े 8 कमाल किए हैं। तो ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर हम अगली खबर का रुख करेंगे। देश भर में महादेव की नगरी काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की गूंज है। महादेव की नगरी में जब फव्वारा और शिवलिंग की बहस हो रही है, तब महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक पीएम मोदी की सत्ता को 8 साल पूरे हो रहे हैं। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। इन 8 सालों में पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा न सिर्फ बदल दी बल्कि नई परिभाषा गढ़ भी दी। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है न कोई परवाह होती है। बीते 8 सालों में पीएम मोदी ने सेवा को ही सियासत का मूल मंत्र बना दिया। यही वजह है कि 8 सालों में मोदी सरकार पहले से ज्यादा मजबूत होती चली गई और बीजेपी का प्रभाव और प्रसार बढ़ता गया। हमें पूरी मेहनत करनी है। हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। 2014 में देश के 7 राज्यों में 31% आबादी पर बीजेपी का शासन था। 2018 में ये ग्राफ शीर्ष पर पहुंचकर 21 राज्यों और 71% आबादी तक पहुंच गया। मौजूदा समय में देश के 18 राज्यों में 51% आबादी में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। देश भर में आज मोदी मैजिक का असर है। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हो या यूपी की सत्ता में दमदार तरीके से दोबारा वापसी हो, सबका आधार मोदी सरकार ही है। आज ही के दिन 26 मई 2014 को इस सफर की शुरुआत हुई थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को ली गई इस शपथ के बाद देश में एक ही नाम की सबसे ज्यादा गूंज रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। इस नाम की गूंज के पीछे कड़े और बड़े फैसलों का वो गणित है जिनकी कभी कल्पना भी मुश्किल थी। बीते 8 सालों में मोदी सरकार के उन 8 बड़े फैसलों के बारे में आपको बताते हैं जिसने मोदी सरकार की नींव को और मजबूत करने का काम किया है। राम मंदिर निर्माण। देश के सबसे लंबे चले विवादों में एक राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ट्रस्ट बनाया और 2020 में मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन में पीएम मोदी स्वयं शामिल हुए थे और उसके बाद मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 1 जून से राम मंदिर के गर्भगृह का काम भी शुरू हो जाएगा। देश की एक बड़ी आबादी
आज भी मंदिर निर्माण को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म। आतंकवाद की जकड़ से जम्मू कश्मीर को मुक्त करवाने के लिए 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया। एक तरफ कश्मीर को विकास के रास्ते पर रफ्तार देने का काम चलता रहा, तो आतंक को पूरी तरह नाकाम करने पर भी एक्शन होता रहा। इसी कड़ी में कल अलगाववादी नेता और JKLF के चेयरपर्सन यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कभी कुख्यात आतंकी रहे यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में सजा मिली तो पाकिस्तान बौखला गया। उरी अटैक के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में सरकार के फैसले की जमकर तारीफ हुई। सेना को सरकार का साथ मिला तो शौर्य की वैश्विक गाथा लिख दी गई। कश्मीर में आतंक के कसूरवार पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया गया और आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया। 3 तलाक जैसे नाजुक और जोखिम भरे मुद्दों को पीएम मोदी ने खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को एक बड़े अभिशाप से मुक्ति दिला दी। जानकारों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को लेकर किए गए इस फैसले का बीजेपी को चुनावों में काफी फायदा मिला। हालांकि पीएम मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो काम को वोट के तराजू पर कभी नहीं तौलते। कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी ने देश और दुनिया को दर्द का वो दंश दिया जिससे लोग अब भी उबर नहीं पाए हैं। कोरोना काल में मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाकर सुपर पावर अमेरिका तक को अपना मुरीद बना दिया। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-US Vaccine Action Program. इस वक्त देश में कोरोना की 10 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और 192 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों को रोकने के लिए पीएम मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर एक नजीर भी पेश की और इस मुश्किल वक्त में दुनिया की हिंदुस्तानी वैक्सीन से मदद भी की। कोरोना महामारी ने जहां देश का चक्का जाम कर दिया, कामकाज पर ब्रेक लगा दिया, तो गरीबों की चक्की पर भी ब्रेक लग गया। ऐसे में सरकार ने संविधान में लिखे कल्याणकारी शब्द को चरितार्थ किया। मुफ्त राशन योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना में लोगों की काफी मदद की। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना की सुविधा मिलती है। मुफ्त राशन योजना से जहां गरीबों को बड़ी राहत मिली है, वहीं बीजेपी को भी इससे बड़ा राजनीतिक लाभ मिला है। यूपी चुनाव की जीत के पीछे भी मुफ्त राशन योजना को बड़ा कारण माना जाता है। आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य को 5 साल में 5 लाख का मेडिकल बीमा मिलता है। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से लाभ उठा चुके हैं। किसान सम्मान निधि। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बजट में किसानों के लिए सम्मान निधि का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए के हिसाब से साल में 3 किस्त यानी 6000 रुपए दिए जाते हैं। देश के करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि का पैसा भेजा जाता है। किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। इसके अलावा उज्ज्वला, जनधन योजना, जीएसटी समेत कई फैसले हैं जिसके जरिए सरकार जनता के करीब होती गई। जनता को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना का नतीजा रहा कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी इतिहास रचती रही। यूपी से लेकर उत्तराखंड और गोवा तक के नतीजे ये बताते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पर किसी तरह का ग्रहण नहीं आया। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरता भी रहा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विपक्ष सरकार का नाकामी नामा लेकर पेश हुआ। 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
तो साथ में महंगे दिन रोजगार बिन लेकर आए। ना किसानों की आमदनी लेकर आए 2 गुना, बल्कि उन्हें दर्द दिया 100 गुना। हालांकि आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। 2014 में महंगाई दर 8.33% थी, जो 2022 में 7.79% है। 2014 में जीडीपी 104 लाख करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 236 लाख करोड़ हो चुकी है। मोदी सरकार अपने फैसलों से जो मानचित्र खींच रही है, वो पार्टी के ग्राफ को लगातार ऊपर लेकर जा रहा है। मोदी सरकार की रणनीति कहें या विपक्ष की नाकामी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीते 8 साल में सरकार को कोई चुनौती मिलती नजर नहीं आई। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। एक पुरानी कहावत है राजनीति में कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। दरअसल उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सबसे अधिक सीटें आती हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में कमाल कर दे तो दिल्ली में उसकी सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी से जुड़ी अगली हमारी खबर है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया, उस बजट को ये माना जा रहा है कि दरअसल ये 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसे साधने का प्रयास है। तो ये कनेक्शन वहाँ भी सामने आ रहा है सत्ता के गलियारे में। चूंकि उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी है, तो इस बजट में जो प्रावधान है और जिस तरीके से बजट एलोकेशन किया गया है, माना यह जा रहा है कि इसके जरिए वोटर्स को साधा जाएगा, ताकि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे वहाँ पर बीजेपी को वहाँ पर फायदा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। मैं इन दोनों अप्रतिम नेताओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का डंका बजाते हुए यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। यूपी का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट से 2024 में विजय पथ की नींव रखने की कोशिश हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के कार्यशैली के संबंध में कहना चाहूंगा कि तेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। 2024 के चुनाव को देखते हुए बजट में किसान, गरीब, महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ ही विकास मॉडल में एक्सप्रेसवे के विस्तार के साथ ही राम की नगरी अयोध्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी प्लान है। अयोध्या में सेपेट केंद्र के भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। यूपी के बजट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। किसने क्या कहा आपको दिखाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि बजट में क्या हुए हैं बड़े ऐलान। लघु सिंचाई के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया। गरीब लोगों को फ्री में राशन देने की योजना जारी रहेगी। एमएसएमई में महिलाओं के कौशल विकास के लिए 20 करोड़ का ऐलान किया गया। बजट में 2 करोड़ टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स बांटने का टारगेट भी रखा गया है। सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का लक्ष्य भी रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसे जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट बता रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता अखिलेश यादव इसे महज आंकड़ों की बाजीगरी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर इस बजट को घिसा पिटा बजट बताया। विपक्ष भले ही बजट पर सवाल उठा रहा हो,
लेकिन जनता ने विकास की यात्रा को देखकर ही योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका दिया और इसी विकास यात्रा के दम पर बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर हैरान भी करती है, चौंकाती भी है। हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसे भी सवालों के घेरे में लाने वाली ये खबर है। दिल्ली में एक खुलासा ये होता है कि स्टेडियम में एक बड़े ब्यूरोक्रेट नौकरशाह अपने कुत्ते के साथ टहलने जाया करते थे शाम के वक्त, और इसी के मद्देनज़र क्या होता था कि स्टेडियम में जब वो जनाब जाने वाले हों उससे पहले वहाँ से तमाम खिलाड़ियों को हटा दिया जाता था। अब भला आप सोचिए कि जो स्टेडियम होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए ना कि हमारे खिलाड़ी वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, वो अपने खेल को और निखारें ताकि वो देश का नाम इंटरनेशनल फोरम में रोशन कर सके, अंतर्राष्ट्रीय मौके जब भी उन्हें मिले। लेकिन यहाँ हो क्या रहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जो नौकरशाह हैं, ये अपनी धौंस दिखाकर खिलाड़ियों को तो वहाँ से रुखसत कर देते थे और खुद कुत्ते के साथ टहलने जाया करते थे। इस खबर का जब खुलासा हुआ, बड़ा बवाल हुआ। इस पूरे मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केजरीवाल सरकार का ये फैसला इंडियन एक्सप्रेस की उस खबर के बाद आया जिसमें खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार और उनके कुत्ते के टहलने के लिए त्यागराज स्टेडियम को शाम 7 बजे खाली करा लिया जाता है। तस्वीर भी सामने आई। हालांकि संजीव खिरवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, वायरल हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश दिया कि अब दिल्ली के सभी स्टेडियम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। संजीव खिरवार का एक वीडियो स्टेडियम का वायरल हो रहा है, हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर इन दिनों टारगेट किलिंग देखने को मिल रही है। सबसे जो अभी का मामला है, वर्तमान मामला अमरीन भट्ट का मामला है। जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी दहशतगर्दों ने, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जो आतंकवादी हैं वो किस कदर बौखलाए हुए हैं। सबसे बड़ी इसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। ये जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये बौखलाए हुए हैं और ऐसे में जानबूझकर वहाँ की फिजा को, वहाँ के माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टारगेट किलिंग के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में वो दहशतगर्दी के अपने मंसूबों को अंजाम दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों आखिर हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। कश्मीर की ये आवाज हमेशा के लिए गुम हो गई। इस ईद पर चूड़ियां पहनकर क्या करूंगी मुर्शद, इनकी खनक सुनने वाला तो कहीं दूर बैठा है। YouTube से लेकर Instagram पर जो लड़की अपने सपनों की उड़ान भर रही थी, कल उसे आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये अमरीन भट्ट हैं। 35 साल की अमरीन पेशे से टीवी कलाकार थी और सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिंग और सिंगिंग के पोस्ट अपलोड करती थी। लेकिन अब अमरीन के YouTube चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर कोई नई रील पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि कल रात आतंकियों ने अमरीन को घर में घुसकर गोलियों से भून डाला। कश्मीर में आम इंसानों को टारगेट करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और कल देर शाम बडगाम के इस इलाके में एक लड़की को निशाना बनाया गया। टीवी में काम करने वाली और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने वाली लड़की अमरीन भट्ट का ये घर है और इसी जगह पे उसको निशाना बनाया गया। घर वालों का ये कहना है कि शाम के समय अमरीन यहीं पे मौजूद थी जब कुछ अज्ञात लोगों ने उसको नज़दीक से गोली मारी। अमरीन ने यहाँ से बाग के अंदर जाने की कोशिश की, जहाँ पे उसको एक बार फिर गोली से निशाना बनाया गया। कल रात करीब 8 बजे बडगाम के चादूरा इलाके में आतंकियों ने अमरीन के घर पर दस्तक दी। 2 लड़के आए, वो थे नीचे बाहर आंगन में, तो मेरे बेटे को बुलाया। मेरा बेटा 10 साल का है। बोला मासी को बुलाया, हमको आज शूटिंग पे जाना है बडगाम।
तो वो निकली मेरी सिस्टर भांजे के साथ, इतना सी बात की तो फिर उस पर गोली बरसाई उन्होंने। एक मेरे बेटे को लगी बाजू पर, दो मेरी बहन को लगी। वो लपट लपट के वहाँ यहाँ पर आई तो खून यहाँ पर लपेट हुआ था। फिर मैंने उसको उठाया, चावड़ा हॉस्पिटल ले लिया। चावड़ा हॉस्पिटल वालों ने रेफर किया एसएमएच वालों ने उसको डेड करार दिया। अमरीन के साथ उस वक्त घर में उनका भतीजा भी था। कायर आतंकियों ने मासूम को भी नहीं छोड़ा। 10 साल के मासूम फरहान पर भी गोली चलाई, जिसमें वो घायल हो गया। अमरीन को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। अमरीन को निशाना बनाने की वजह है उनकी एक्टिंग और सिंगिंग वाले वीडियोस, जो जिहादियों को नागवार गुजरे। जब अमरीन को बाहर गोली मारी गई थी तो वो बाग के इसी कमरे में आई थी। यहाँ पे ये अमरीन का ही कमरा है। पीछे वो ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स हैं जो अमरीन को विभिन्न जगहों पर मिली थी जब उसने ड्रामा में काम किया था या थिएटर का काम किया था। तो ये वो अवार्ड्स हैं यहाँ पे। अमरीन को मौत के घाट उतारने में 3 आतंकी शामिल थे। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वही टीआरएफ जो लश्कर के इशारे पर टारगेटेड किलिंग को अंजाम दे रहा है। अमरीन की मौत के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आतंकी तब तक फरार हो चुके थे। 35 साल की अमरीन का जब जन्म हुआ था, तब कश्मीर घाटी में आतंक के बीज बोए जा रहे थे। 90 के दशक में घाटी में आतंकी खुलेआम AK-47 लहरा रहे थे। बंदूकों की गूंज और बारूद के धुएं के बीच अमरीन बड़ी हुई, लेकिन उसने कैमरे को अपना दोस्त बनाया और एक्टिंग के ख्वाब को हकीकत बनाने में जुट गई। घाटी में आतंक के जिस माहौल में अमरीन का जन्म हुआ, वही जिहादी सोच अमरीन की मौत की वजह बनी, जो अमरीन के एक अदद वीडियो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 2 हफ्ते के भीतर ही ऐसी कम से कम 3 घटनाएं हो चुकी हैं। 13 मई को आतंकियों ने बडगाम में सरकारी कर्मचारी और कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राहुल भट्ट को दफ्तर में नाम पूछकर गोली मार दी। 23 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी को गोली मारी, जब वो अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे। हमले में सैफुल्ला की मौत हो गई और उनकी 6 साल की बेटी भी घायल है। और कल अमरीन भट्ट को घर में घुसकर आतंकियों ने गोली मारी है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सीमा पार पाकिस्तान से घाटी की फिजा में आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार हनन का विलाप कर यूएन में फर्जी गुहार लगाता है, दूसरी तरफ आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाकर घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और अब बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। वो सिद्धू जो बड़बोले नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाते हुए हमेशा नजर आए, वो सिद्धू जो अब जेल में है। आपको मैं बता दूं कि जो हमें सूचना मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में क्लर्क का काम दिया गया है। आपको पता है कि जब कोई शख्स सज़ा भुगतता है, जब जेल में रहता है, उस दौरान उसे कुछ कुछ काम दिए जाते हैं उसके टैलेंट के मुताबिक, उसकी प्रतिभा के मुताबिक। नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत का हवाला देते हुए उन्हें कोई कठोर काम नहीं दिया गया, बल्कि लिखत पढ़त का जो काम होता है, क्लर्कियल काम उन्हें सौंपा गया है और इसके लिए हर रोज़ उन्हें 90 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जो सिद्धू जहां जिस जेल में बंद हैं वहां से खबर आई है। देखिए रिपोर्ट। ठोको ताली ठोको। 1988 में जब रोड रेस का केस दर्ज हुआ था, तब से अब तक नवजोत सिद्धू ने कई पड़ाव पार किए हैं, कई रोल बदले और हर रोल में लोगों को ताली ठोकने पर मजबूर किया है। लेकिन अब 34 साल पुराने रोड रेस केस ने उन्हें दे दिया है नया रोल। ये रोल है जेल में क्लर्क यानी मुंशी का। सिद्धू को अब ये सिखाया जाएगा कि अदालत के लंबे फैसलों को कैसे छोटा किया जाए और कैसे जेल रिकॉर्ड की देखभाल की जाए।